गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे 28 जून के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। चलिए अपना सेशन हम स्टार्ट करते हैं। द चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 इज सेट टू बी कंसोलिडेटेड विद विच हेल्पलाइन नंबर? चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 को किस हेल्पलाइन के साथ समेकित करने की तैयारी है? तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने हाल ही में अनाउंस किया है कि जो एग्जिस्टिंग चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है 1098 जो कि ऑपरेट करती थी चाइल्ड लाइन, इसको कॉन्सोलिडेट या मिला दिया जाएगा विद द वुमेन्स हेल्पलाइन एंड इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम जो कि है 112। ठीक है, और ये क्यों किया जा रहा है? तो ये पार्ट है वन नेशन वन हेल्पलाइन इनिशिएटिव का। ठीक है, तो बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जो लॉन्च करेंगे इस इंटीग्रेटेड चाइल्ड हेल्पलाइन सर्विस को इसी मंथ के आखिर तक। और कौन कौन से स्टेट इसमें आते हैं? तो फर्स्ट है आंध्र प्रदेश, देन अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, पुडुचेरी, गोवा, दादरा एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव। इसके अलावा कुछ और स्टेट्स की बात करें तो गुजरात, मिजोरम एंड बिहार। ठीक है, ये सारे के सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज जो हैं ये जून मंथ के लास्ट तक इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर देंगे अपने यहाँ पे। तो याद रखिएगा चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 को मिला दिया गया है विथ 112। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने ऑर्गेनाइज किया था ओशन रिंग ऑफ योगा स्पेशल इवेंट को, तो इंटरनेशनल योगा डे 2023 को कमेमोरेट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने ऑर्गेनाइज किया ये स्पेशल इवेंट जिसका नाम था ओशन रिंग ऑफ योगा, यूनिटी और सॉलिडारिटी को सिंबलाइज करने के लिए। ठीक है, तो क्या होगा इसमें? तो एज अ पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव जो भी इंडियन नेवी शिप्स हैं जो कि इंडियन ओशन रीजन में खड़ी हुई हैं वो डिफरेंट पोर्ट्स पे विजिट करेंगी हमारे फ्रेंडली फॉरेन नेशंस की, ताकि एक मैसेज वहाँ तक प्रमोट हो सके वासुदेव कुटुंबकम का, जो कि थीम भी थी इस साल के इंटरनेशनल डे ऑफ योगा की। ठीक है, तो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा हम कब मनाते हैं? 21 जून को, और उसी पर्पज़ के लिए ओशन रिंग ऑफ योगा को ऑर्गेनाइज किया मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने। ठीक है, इसके अलावा कौन सी कंपनी है जिसने डेवलप किया है ओमिक्रॉन स्पेसिफिक मैसेंजर आरएनए बेस्ड बूस्टर वैक्सीन? तो ये जो वैक्सीन है इसको डेवलप किया जेनोवा बायोफार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड ने। किस वजह से ये वैक्सीन न्यूज़ में है? क्योंकि हाल ही में इसने रिसीव कर लिया है इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन फ्रॉम द ऑफिस ऑफ द ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये रिजल्ट है बिराक के सपोर्ट का अंडर द मिशन कोविड सुरक्षा इनिशिएटिव। ठीक है, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? आंसर है बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल। तो बस याद रखिएगा कि इस वैक्सीन को डेवलप किसने किया है? आंसर हो जाएगा जेनोवा। नेक्स्ट है ऑपरेशन कवच हैज बीन लॉन्च्ड टू क्रैक डाउन द मीनेस ऑफ ड्रग्स इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी? किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में नशीली दवाओं के खतरे पर नकेल कसने के लिए ऑपरेशन कवच शुरू किया गया है? तो ये जो ऑपरेशन कवच है इसको लॉन्च किया गया था नई दिल्ली में, ताकि यहाँ पे जो भी ड्रग्स के केसेस हैं या ड्रग्स की प्रॉब्लम है उनको कम किया जा सके। और इस ऑपरेशन के तहत दिल्ली पुलिस ने टोटल 776 इंडिविजुअल्स को पकड़ा है जो कि कहीं ना कहीं ड्रग ऑफेंसेस में इन्वॉल्व थे। इसके अलावा ये जो अरेस्ट हुए हैं ये किए गए हैं इन कनेक्शन विद 615 केसेस जो कि रिलेटेड थे नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज एक्ट से। ठीक है, और अब तक पुलिस ने लगभग 36 किलोग्राम तक की हीरोइन को जब्त कर लिया है। तो बस याद रखिएगा ऑपरेशन कवच किस स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी का है? तो आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। यहाँ पे चलिए कुछ ऑपरेशन एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं जो आजकल न्यूज़ में थे। इसमें पहला आता है ऑपरेशन करुणा। ऑपरेशन करुणा को इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था म्यांमार कंट्री की हेल्प के लिए, क्योंकि म्यांमार कंट्री अफेक्टेड थी साइक्लोन मोका से। ठीक है, आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि साइक्लोन मोका ने किस कंट्री को हिट किया? तो आंसर हो जाएगा म्यांमार। फिर सेकेंड ऑपरेशन जो इंडियन गवर्नमेंट ने हाल फिलहाल लॉन्च किया है इसका नाम है ऑपरेशन कावेरी, और इसको लॉन्च किया था इंडियन गवर्नमेंट ने किस लिए? ताकि जो भी सूडान में लोग फंसे हुए थे इंडिया के, जब वहाँ पे कन्फ्लिक्ट हो रहा था, उनको निकालने के लिए। ठीक है, और यहाँ से बहुत सारे लोग निकाले गए हिक्की पिक्की ट्राइब कम्युनिटी के, और हिक्की पिक्की एक कम्युनिटी है जो कि ज़्यादातर पाई जाती है कर्नाटका स्टेट में। ठीक है, और कुछ और ट्राइब की अगर यहाँ बात करें तो है मुथुवंस। मुथुवंस काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थे पिछले दिनों। मुथुवंस एक ट्राइब होती है
जो कि कल्टीवेटर्स होते हैं बेसिकली आप कह सकते हैं, और ज़्यादातर ये कोयम्बटूर और मदुरई वाले एरिया में रहते हैं तमिलनाडु के। किस वजह से न्यूज़ में थी ये ट्राइब? बिकॉज ऑफ ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट। ठीक है, तो मुथुवल्स के बारे में आपने कहीं ना कहीं ज़रूर पढ़ा होगा। इसके अलावा एक और इंडियन गवर्नमेंट का ऑपरेशन है जिसका नाम है ऑपरेशन दोस्त। इसको मार्च मंथ में आई थिंक इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। और किस कंट्री की हेल्प के लिए लॉन्च किया था? तो आंसर है टर्की। टर्की में बहुत भयानक टाइप का अर्थक्वेक आया था, अगर आपको याद हो, तो उसी अर्थक्वेक कॉम्बैट करने के लिए, या जो उसकी वजह से नुकसान उठाया था टर्की ने, तो इसकी हेल्प के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने ऑपरेशन दोस्त को लॉन्च किया था। ठीक है, और इंडिया ने INS किरपन अभी हाल ही में किस कंट्री को गिफ्ट किया है? तो ये कंट्री है वियतनाम। ये क्वेश्चन ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा सीरिया के बारे में हमने पढ़ लिया है कि सीरिया ने फाइनली अरब लीग को ज्वाइन कर लिया है 11 सालों के बाद। ओके, नेक्स्ट है विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट 2023? किस संस्था ने वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट 2023 को जारी कर दिया है? तो इस रिपोर्ट को हाल ही में जारी किया है IFPRI ने, फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। और इस रिपोर्ट में इन्होंने ये बताया कि 3 सिग्निफिकेंट चैलेंजेस हैं फिलहाल वर्ल्ड के सामने, और इनकी वजह से जो फूड सिक्योरिटी सिस्टम की वल्नरेबिलिटी है साउथ एशिया में वो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। ठीक है, और कौन से 3 चैलेंजेस का जिक्र यहाँ पे हुआ है? तो फर्स्ट है इसमें कोविड-19 पैंडमिक, सेकेंड है जो ऑनगोइंग कन्फ्लिक्ट चल रहा है रशिया और यूक्रेन के बीच का, और थर्ड है जो फ्रिक्वेंट अकरेंसेज होते रहते हैं नेचुरल डिजास्टर्स के। ठीक है, तो इनका मानना है कि ये तीनों चीज़ों ने मिलके जो फूड क्राइसिस की प्रॉब्लम है उसको एक अलग लेवल पे पहुंचा दिया है। तो बस याद रखिएगा कि ये रिपोर्ट जारी किसने करी है? आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। कुछ और रिपोर्ट की अगर हम यहाँ पे बात करें, कुछ रिपोर्ट चलिए रिवाइज कर लेते हैं जो हाल फिलहाल रिलीज हुई हैं और जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें फर्स्ट है फूड आउटलुक रिपोर्ट, और फूड आउटलुक रिपोर्ट को जारी किया है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने। इसका हेडक्वार्टर्स है रोम, इटली में। सेकेंड पे हम बात करेंगे स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स की, और इसका 5th एडिशन हाल ही में लॉन्च हुआ है। ठीक है, और कौन सी मिनिस्ट्री इसको अनवील करती है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इसमें इन्होंने बताया कि लार्जर स्टेट्स के मामले में टॉप पोजीशन पे था केरला, स्मॉलर स्टेट्स के मामले में गोवा फर्स्ट पे था, और यूनियन टेरिटरीज में जम्मू एंड कश्मीर जो है फर्स्ट पे था। इसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क की बात करते हैं, जिसमें कि टॉप परफॉर्मर सभी कैटेगरी में, मतलब ओवरऑल कैटेगरी में कौन रहा? IIT मद्रास। ठीक है, फिर इसके अलावा 11th एडिशन हाल ही में जारी हुई थी वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट की, और ये रिपोर्ट जारी करता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर्स है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। फिर कुछ ज्वाइंट रिपोर्ट्स की अगर हम यहाँ पे बात करें, 2 ज्वाइंट रिपोर्ट्स देखते हैं। फर्स्ट है यहाँ पे हंगर हॉटस्पॉट। हंगर हॉटस्पॉट नाम की रिपोर्ट ज्वाइंट रिपोर्ट है। कौन कौन सी 2 ऑर्गेनाइजेशन ने ज्वाइंटली इसको पब्लिश किया था? द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन अलॉन्ग विद द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। सेकेंड है ज्वाइंट मैल न्यूट्रिशन एस्टिमेट्स रिपोर्ट, और ये रिपोर्ट है यूनिसेफ अलॉन्ग विद WHO एंड वर्ल्ड बैंक। ठीक है, फिर इसके अलावा टॉप 500 ग्लोबल सुपर कंप्यूटिंग लिस्ट को जारी किया गया, जिसमें AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर जो एरावत है, इसकी रैंक रही 75। ठीक है, इसको ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है विच स्टेट रिकॉर्डेड द हाइएस्ट नंबर ऑफ हीट स्ट्रोक मोर्टेलिटीज इन इंडिया इन 2021? 2021 में भारत में किस राज्य में हीट स्ट्रोक से होने वाली मौतों की संख्या सबसे अधिक दर्ज की गई? सबसे पहले हीट स्ट्रोक से आप क्या समझते हैं? हीट स्ट्रोक कब होता है? जब जो भी आपका सराउंडिंग टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, और इसकी वजह से जो बॉडी है वो स्वेट नहीं कर पाती है ठीक तरीके से, जिससे कि उसका जो कोर टेम्परेचर है वो मेंटेन नहीं हो पाता, और इसी को हम हीट स्ट्रोक कहते हैं। ठीक है, तो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने हाल ही में अनाउंस किया कि सेंट्रल टीम्स को डिस्पैच किया जाएगा इन इफेक्टेड स्टेट्स में इन रिस्पॉन्स टू द हीट वेव रिलेटेड डेथ्स, और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च को भी ये बोला गया है कि आप कुछ इस स्पेशल प्रिवेंटिव प्लान्स इसके लिए तैयार करिए। ठीक है, तो हीट स्ट्रोक मोर्टेलिटीज 2021 में टोटल कितनी हुई हैं? 374 पूरी कंट्री के अंदर, जिसमें से 57 लोग डेड हुए हैं बिहार में, और 36 लोग डेड हुए हैं उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो ऐसे तो टॉप मोस्ट फिर 57 है, और बिहार आंसर होना चाहिए, लेकिन बिहार ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, कुछ स्टेट रिलेटेड करंट अफेयर्स को यहाँ पे देखें, तो जो पहला अंडर वाटर टनल है असम का,
याद रखिएगा ये इस्टेब्लिश किया जा रहा है ब्रह्मपुत्र में। ओके, ठीक है। इसके अलावा कौन सा स्टेट है जिसने हाल ही में एक बिल पास किया है जिसमें इन्होंने जो पुलिस चीफ को सेलेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ यूपीएससी, उस प्रोसीजर को इन्होंने अमेंड करके चेंज कर दिया है। तो ये बिल पास किया है पंजाब स्टेट ने, और अब से जो भी पुलिस चीफ होंगे उनको यूपीएससी सेलेक्ट नहीं करेगा, और प्रपोज्ड अमेंडमेंट बिल के अनुसार एक कमेटी रहेगी जो डेजिग्नेट करेगी स्टेट को कि कौन रिस्पॉन्सिबल है इस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए, और उसके बाद इस पैनल में 3 लोगों को रखा जाएगा, मतलब 3 नाम सजेस्ट करेगी बेसिकली, आप आसानी से ऐसे समझ सकते हैं, और जो फाइनल कैंडिडेट होगा उसको पिकअप करेगी स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो अब से ये जो पावर थी यूपीएससी के पास, ये अब चली गई है स्टेट गवर्नमेंट को। तो ये जो है लॉ पास हुआ है पंजाब स्टेट में। ठीक है, इसके अलावा इंडिया का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है ये स्टैब्लिश हो रहा है कहाँ पे, असम में। ओके, फिर राजस्थान गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है अपने 3 एरियाज को एज कंजर्वेशन रिजर्व हाल ही में। कौन कौन से इनके एरियाज थे ये? फर्स्ट है इसमें सोरसान इन बरान, सेकेंड है खीचन इन जोधपुर, और थर्ड एरिया है हमीरगढ़ इन भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो राजस्थान में ऐसा किया है। NASA developed the transonic truce brace wing demonstrator along with which company? NASA ने किस कंपनी के साथ मिलकर ट्रांसोनिक ट्रस ब्रेस विंग डेमोन्स्ट्रेटर को विकसित किया है? तो ट्रांसोनिक ट्रूस ब्रेस्ड विंग एक तरह का इनोवेशन है जिसमें कि इनोवेटिव विंग डिज़ाइन की गई है जिससे कि आप स्लेंडर स्ट्रट्स को यूटिलाइज कर सकते हैं इसके लॉन्गर स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए। और क्या होगा इस डिज़ाइन से? बेसिकली जो एयरक्राफ्ट की एबिलिटी है टू ग्लाइड और रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ फ्यूल नीडेड फॉर प्रपल्जन और एमिशन को मिनिमाइज करने में उसको वो इन्हांस करेगा, साथ ही जो एमिशन है उसको मिनिमाइज करने में भी हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये डेमोन्स्ट्रेटर डेवलप किया है नासा ने बोइंग के साथ मिलकर। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसके अलावा इसरो की अगर हम बात करें तो इसरो ने कुछ दिनों पहले एक प्रोग्राम लॉन्च किया था जिसका नाम है स्टार्ट। फुल फॉर्म क्या है? स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम। और इसका एम क्या था? एक ओवरव्यू प्रोवाइड करना डिफरेंट एस्पेक्ट स्पेस साइंस के और टेक्नोलॉजी की फील्ड में टू द स्टूडेंट्स। ओके, तो याद रखिएगा इस प्रोग्राम का नाम था स्टार्ट। इसके अलावा कुछ दिनों पहले इसरो ने लॉन्च किया है एक NVS-01 सैटेलाइट जिसका मिशन लाइफ है 12 सालों का। इसका एम क्या है? टू इन्हांस द एग्जिस्टिंग नेविगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका एम क्या है? जो भी एग्जिस्टिंग नेविगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उनको इन्हांस करना। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा आपने स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप के बारे में सुना होगा, ये भी नासा का है और नासा पिछले दिनों इस टेलीस्कोप की वजह से काफ़ी ज़्यादा चर्चे में बना हुआ था। अच्छा, आपको बताना है कि रैयाना बरनावी क्यों इंपॉर्टेंट है, इनका नाम क्यों इतना ज़्यादा फेमस है? क्योंकि रैयाना बरनावी पहली अरब फीमेल एस्ट्रोनॉट हो चुकी हैं। ठीक है, इसके अलावा क्रिस्टियाना कोच भी इंपॉर्टेंट है और ये फर्स्ट वुमेन है जिन्होंने मून को सर्कल किया है। ठीक है, तो ये कुछ स्पेस रिलेटेड करंट अफेयर्स हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इन विच सिटी द क्रेडाई गार्डन पीपल्स पार्क वॉज इनॉग्रेटेड बाय यूनियन मिनिस्टर अमित शाह? केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस शहर में क्रेडाई गार्डन पीपल्स पार्क का उद्घाटन किया है? तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स अमित शाह ने इनॉग्रेट किया है इस पब्लिक पार्क को। कहाँ पे? अहमदाबाद में। और क्रेडाई का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉन्फेडरेशन ऑफ रियल स्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इन्होंने डेवलप किया इस पार्क को कितनी लागत के साथ? 2.5 करोड़ रुपीस, और ये फैला हुआ है टू एन एरिया ऑफ 12,000 स्क्वायर मीटर्स। ये जो पब्लिक पार्क है ये पहला है इस तरह का जिसमें कि म्यूजिक सिस्टम भी फीचर किया गया है। ठीक है, तो बस याद रखिएगा कि इस क्रेडाई गार्डन पीपल्स पार्क को इनॉग्रेट किया गया है अहमदाबाद में। यहाँ पे अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ की बात करें तो जो मर्सर्स कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट आई थी इनके मुताबिक मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी इंडिया की कौन सी साबित हुई? ये है मुंबई। ठीक है, और मुंबई के बाद सेकंड पोजीशन पे था नई दिल्ली और थर्ड पे था बेंगलुरु। इसके अलावा कौन सा स्टेट है जो टॉप पोजीशन पे था इन द CSE रिपोर्ट ऑन ओवरऑल इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस? ये स्टेट है तेलंगाना। और तेलंगाना को क्यों फर्स्ट पोजीशन मिला है? इनके प्रोग्रेस के लिए इन इंक्रीजिंग दियर फॉरेस्ट कवर एंड म्यूनिसिपल वेस्ट ट्रीटमेंट। ओके, इसके अलावा इंडिया का पहला नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग ये इनॉग्रेट हो चुका है हरियाणा में।
और ये पार्ट है हमारे ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम का, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इंडिया का पहला नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग कौन से स्टेट में इनॉग्रेट हो चुका है, तो ये स्टेट है हरियाणा। फिर इसके अलावा जनगणना भवन के बारे में आपने सुना है, जनगणना भवन काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है और ये हाल ही में इनॉग्रेट हो चुका है नई दिल्ली में, और ये ऑफिस रहेगा रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया का। फाइन, तो याद रखिएगा जनगणना भवन कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है, नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री को होस्टेड द यूक्रेन रिकवरी कॉन्फ्रेंस अलॉन्ग विद द कंट्री यूक्रेन। यूक्रेन के साथ मिलकर किस देश ने यूक्रेन रिकवरी सम्मेलन की सह मेजबानी करी है। तो यूक्रेन रिकवरी कॉन्फ्रेंस डेडिकेटेड है यूक्रेन के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए और सिंबॉलिकली इसको लॉन्च किया गया था लंदन में 2017 में, ठीक है, एज द यूक्रेन रिफॉर्म कॉन्फ्रेंस। और जो 2023 की कॉन्फ्रेंस है ये जॉइंटली कंडक्ट होगी बाय यूके एंड यूक्रेन, कहाँ पे, लंदन में, ठीक है। और ये कॉन्टिन्यूएशन है इनके एनुअल इवेंट्स के साइकिल का। तो बस याद रखिएगा कि कौन सी कंट्री है जो को होस्ट कर रही है इस यूक्रेन रिकवरी कॉन्फ्रेंस को, तो आंसर हो जाएगा यूके। देखिए इसके अलावा एक और यहाँ पे समिट की हम बात करते हैं। जो 91st एनुअल मीटिंग है इंटरनेशनल कमिटी ऑन लार्ज डैम्स की, ये कहाँ पे हुई है, तो इस साल ये हुई है स्वीडन में 11 से लेकर 15 जून तक, ठीक है। और इस मीटिंग में इंडिया को रिप्रेजेंट किया है NHPC लिमिटेड ने, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट हाइड्रो पावर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। और यहाँ पे NHPC डेलीगेशन ने कुछ अपने स्पेशल पेपर्स और पोस्टर्स को प्रेजेंट किया ऑन क्रिटिकल इश्यूज जो कि फेस करते हैं हाइड्रो पावर डेवलपर्स, ठीक है। तो बस याद रखिएगा कि जो 91st एनुअल मीटिंग थी इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम्स की, उसके लिए वेन्यू था स्वीडन। फिर इसके अलावा जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है ऑन स्पेस क्राफ्ट मिशन, इसको ऑर्गेनाइज किया है इसरो ने, ठीक है। फिर हमने कुछ दिनों पहले एक और समिट को पढ़ा था जिसका नाम है मशीन्स कैन सी 2023 समिट, और इसके लिए वेन्यू है UAE, ठीक है। नेक्स्ट है मैगडालेना हु वॉज ऑनर्ड विद गूगल डूडल वॉज एसोसिएटेड विद विच प्रोफेशन। तो मैगडालेना अब्कानोविक्स, जिन्हें गूगल डूडल से सम्मानित किया गया था, ये किस पेशे से जुड़ी हुई हैं। तो ये लेट पॉलिश स्कल्पटर हैं मैगडालेना, और इनको ऑनर किया गया है गूगल डूडल पे ऑन हर 93rd बर्थ एनिवर्सरी। याद रखिएगा इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला था फ्रॉम द इंटरनेशनल स्कल्पचर सेंटर इन न्यू जर्सी, जो कि एक अवार्ड फॉर डिस्टिंक्शन है इन फील्ड ऑफ स्कल्पचर फ्रॉम द स्कल्पचर सेंटर इन न्यूयॉर्क, ठीक है। तो बस याद रखिएगा कि इनको ऑनर किया है गूगल डूडल ने, और ये एक संघ तराश है, फाइन, स्कल्पटर हैं। कुछ दिनों पहले हमने एक और नाम पढ़ा था गूगल डूडल में, और ये है फातिमा शेख, ठीक है। फातिमा शेख क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनको भी गूगल डूडल से ऑनर किया गया है, और ये एक इंडियन एजुकेटर और सोशल रिफॉर्मर थी, ओके। फिर इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ की बात करें तो हाल ही में नए डायरेक्टर जनरल जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बन चुके हैं, जनार्दन प्रसाद। इनके बारे में बहुत बार हमने चर्चा की है। फिर प्रेसिडेंट कौन है 78th यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के, ये हैं मिस्टर डेनिस फ्रांसिस, ठीक है। फिर इसके अलावा कौन बन चुके हैं नए MD सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के, तो ये हैं मिस्टर अजय यादव, ओके। और इन सब चीज़ों के अलावा ये ज़रूर याद रखिएगा कि हमारे कैग मिस्टर GC मुर्मू को री इलेक्ट कर लिया गया है एज द एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अगले 4 सालों के लिए। मतलब अब ये इस पोस्ट पे बने रहेंगे 2024 से लेकर 2027 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबाई ग्रास मैट्स आर क्रिएटेड बाय द ट्राइबल पीपल ऑफ विच इंडियन स्टेट। सबाई ग्रास मैट किस राज्य के जनजातीय लोगों द्वारा बनाए जाते हैं। तो ये जो योगा मैट्स हैं ये क्रिएट करते हैं ट्राइबल्स ऑफ मयूरभंज इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा, और इनको बनाया जाता है यूजिंग द सबाई ग्रास, और ये जाने जाते हैं अपने लाइट वेट और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, ठीक है। तो ट्राइफेड, जिसका फुल फॉर्म है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इन्होंने हाथ मिलाया है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के साथ, और अब ये प्रोवाइड करेंगे ऐसे 34,000 योगा मैट्स को इंटरनेशनल योगा डे के उपलक्ष्य में, ठीक है। तो याद रखिएगा सबाई ग्रास मैट्स जो हैं ये क्रिएट करती है एक ट्राइब जो कि लाई करती है उड़ीसा स्टेट में। उड़ीसा के बारे में 2 बातें याद रखिएगा जिसकी वजह से उड़ीसा आजकल चर्चे में है। सबसे पहला है राजा फेस्टिवल, उड़ीसा में कुछ दिनों पहले राजा फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया गया, और सेकेंड है जनजातीय खेल
महोत्सव, ठीक है। इसके लिए वेन्यू था भुवनेश्वर और इसमें उड़ीसा जो है फर्स्ट नंबर पे रहा, ठीक है। तो ये दोनों बातें ज़रूर ध्यान रखिएगा। और एक और प्रोग्राम इन्होंने लॉन्च किया था, उड़ीसा फॉर AI एंड AI फॉर यूथ इनिशिएटिव, ये भी उड़ीसा का है, ठीक है। When is the World Sickle Cell Awareness Day observed every year? हर वर्ष विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे हर साल 19 जून को ऑब्जर्व किया जाता है। किस लिए? अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए अबाउट सिकल सेल डिजीज, जो कि एक तरह की इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर की प्रॉब्लम है, जिसमें कि सिकल शेप्ड रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो स्टिक हो जाती हैं एक साथ, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो और ऑक्सीजन ब्लॉक हो जाता है और वो बॉडी के सारे हिस्सों में नहीं पहुंच पाता, ठीक है। तो याद रखिएगा, वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे हम 19 जून को ऑब्जर्व करते हैं। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स की बात करते हैं। सबसे पहला है वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे। हर साल इसको हम ऑब्जर्व करते हैं 15 जून को, ताकि जो भी हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं उनके साथ जो भी प्रॉब्लम्स हैं लाइक अब्यूज़, अबैंडनमेंट या मिसयूज़, वो उन्हें ना होने पाए, ठीक है। इसके बारे में हम थोड़ी अवेयरनेस क्रिएट कर सकें। और इस साल के लिए हमने इस दिन की थीम रखी है क्लोजिंग द सर्कल, ओके। नेक्स्ट बात करेंगे वर्ल्ड ब्लड डोनर डे की। और ब्लड डोनर डे हम ऑब्जर्व करते हैं कब? 14 जून को, ठीक है। थीम रखी हमने इस साल के लिए गिव ब्लड, गिव प्लाज्मा, शेयर लाइफ एंड शेयर ऑफन, ठीक है। ये पूरी थीम है इस साल के लिए। फिर इसके अलावा वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर हम ऑब्जर्व करते हैं 12 जून को, और इस साल के लिए हमने थीम रखी सोशल जस्टिस फॉर ऑल एंड चाइल्ड लेबर। फिर हमने ये भी पढ़ा है कि बाइसिकल डे, वर्ल्ड बाइसिकल डे हम 3 जून को ऑब्जर्व करते हैं और थीम है इस साल की राइडिंग टुगेदर फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। फाइन। लास्ट क्वेश्चन है, UAE एंड विच अदर कंट्री हैज रीओपन्ड एम्बेसीज टू रिस्टोर द डिप्लोमेटिक टाइज। संयुक्त अरब अमीरात और किस अन्य देश ने राजनयिक संबंधों को बहाल करने के लिए दूतावासों को फिर से खोला है? तो UAE और कतर ने डिसाइड किया है कि वो फिर से अपने रिस्पेक्टिव एम्बेसीज को ओपन करेंगे अबू धाबी और दोहा में रिस्पेक्टिवली, और इसी के साथ इनके जो डिप्लोमेटिक टाइज हैं वो रिस्टोर हो रहे हैं, और ये जो है ख़राब हो गए थे 2017 में, ठीक है। और ये जो रीओपनिंग हो रही है एम्बेसीज की, ये हो रही है बिकॉज ऑफ अल उला एग्रीमेंट, जो कि साइन किया था लीडर्स ऑफ GCC कंट्रीज़ ने कब? 2021 में, ठीक है। तो बस याद रखिएगा कि UAE और कतर ने डिसाइड किया है कि वो अपनी अपनी एम्बेसीज को फिर से खोलेंगे डिप्लोमेटिक टाइज को बेसिकली मजबूत करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा कौन सी कंट्री है जिसने पार्टनरशिप एग्रीमेंट किया है यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के साथ टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए? तो इंडिया ने ये पार्टनरशिप करी है यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ताकि वो मिल के कोलैबोरेट और आइडेंटिफाई कर सकें कॉमन एरियाज ऑफ इंटरेस्ट को, ठीक है। और इसको साइन किया गया था इन द बैकड्रॉप ऑफ G20 टूरिज्म मिनिस्टर्स मीटिंग, जिसके लिए वेन्यू था गोवा। तो इस MOU की हेल्प से दोनों ही पार्टीज कोलैबोरेट करेंगी की एरियाज में जो कि रिलेटेड हैं टूरिज्म, मार्केट इंटेलिजेंस, रूरल डेवलपमेंट, टूरिज्म इन्वेस्टमेंट वगैरह से, ठीक है। तो याद रखिएगा, इंडिया ने ये एग्रीमेंट साइन किया है विद यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। फिर इसके अलावा हम प्रीडेटर MQ-9 रीपर ड्रोन्स कौन सी कंट्री से परचेज कर रहे हैं? ये कंट्री है USA, ठीक है। फिर याद रखिएगा कि ओमान पहली फॉरेन गवर्नमेंट हो चुकी है जो अपनी कंट्री को प्रमोट कर रही है थ्रू योगा, ओके। और इसके अलावा इसरो ने ये एग्री कर लिया है कि वो अंडरटेक करेंगे एक ज्वाइंट मिशन को टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 2024 में। किसके साथ मिलके? तो आंसर हो जाएगा USA। फाइन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो गए आज के, और कल हम अब मिलेंगे इसी फॉर्मेट में। कल भी हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। और अब चलते हैं आपकी क्विज पे, जहाँ पे आपको स्क्रीन पे 5 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। इन क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए और इनका जवाब आपको कमेंट्स में मेंशन करना है। तो जो भी आपको आते हैं इसमें से उनका जवाब आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, और जो नहीं आते तो आप अपने दूसरे फ्रेंड्स के आंसर को देख के याद कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today. With this, me Nuzhat Sana signing off.